जब आप कोई ऐसा वीडियो देख रहे हो जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, उसके बीच में ब्रेक। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्रियों के बीच चल रही बैठक अब भी जारी है और इस बैठक की तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक सुबह 10 बजे शुरू हुई थी। कई राज्यों के सीएम इसमें शिरकत कर रहे हैं। ये नई तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री दिखाई दे रहे हैं, जिसमें केरल के सीएम शामिल हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये तमाम सीएम इस बैठक में शिरकत कर रहे हैं। लेकिन समीक्षा इस बात की जा रही है कि अलग अलग राज्यों में दरअसल कोरोना और लॉकडाउन को लेकर स्थिति क्या है और इसी को लेकर आगे विचार किया जाएगा कि लॉकडाउन को एक्सटेंड करना है या फिर इस पर विराम लगाना है। और जानकारी के साथ इस वक्त हिमांशु मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, बैठक अभी भी जारी है, क्या जानकारियां पहुंच रही हैं आप तक? देखिए, मेघालय और पुडुचेरी के जो मुख्यमंत्री हैं वो अपनी अपनी तरफ से जो है अपने अपने राज्यों की स्थिति के बारे में इस बैठक के अंदर जो है वो जानकारी दे चुके हैं। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि इस बार जो है गुजरात, बिहार, उड़ीसा, पुडुचेरी, हिमाचल, हरियाणा और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जो हैं अपने अपने राज्यों की रिपोर्ट जो है इस बैठक के अंदर रखेंगे। और ये कहा जाता हमेशा होता है कि लगभग 10 से 11 सीएम मुख्यमंत्री जो हैं एक बैठक के अंदर अपने अपने राज्यों की स्थिति के बारे में जो है इस बैठक में जानकारी देते हैं। बाकी जानकारी जो है सभी मुख्यमंत्री पीएमओ को वैसे पहुंचा देते हैं, लेकिन 11 मुख्यमंत्रियों की तरफ से जो है 10 या 11 मुख्यमंत्री हमेशा इस बैठक के अंदर जानकारी देते हैं, जिसमें से मेघालय और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री जो हैं अभी तक अपने अपने राज्यों की जानकारी दे चुके हैं और उन्होंने बताया है कि वहाँ के हालात कैसे हैं, किस तरीके से जो है वहाँ की राज्य सरकार इस जो है लड़ाई के अंदर जो है वो मुस्तैदी के साथ लड़ने के लिए तैयार है और क्या उनके यहाँ नए केसेस की स्थिति है, किस तरीके से जो है पिछले कुछ समय से मेघालय की तरफ से ये भी कहा गया कि पिछले कुछ समय से जो है उनके यहाँ नए केसेस नहीं आ रहे हैं और पूरी तरीके से स्थिति को कंट्रोल में करने के लिए राज्य सरकार कड़े कदम उठा रही है और लॉकडाउन का पूरी जो है वो पालन किया जा रहा है। पुडुचेरी के मुख्यमंत्री ने भी अपने राज्य की स्थिति के बारे में स्पष्ट किया। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन को लेकर किस तरीके से जो है वो सरकार आगे बढ़ रही है और जो रियायत लोगों को दी गई है उसके अंदर भी सोशल डिस्टेंसिंग का जो है वो ये पालन किया जा रहा है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि सभी मुख्यमंत्री अपनी अपनी बात को रखेंगे। उसके बाद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी जो है मुख्यमंत्रियों को संबोधित करेंगे और उसमें बताएंगे कि किस तरीके से केंद्र सरकार आगे बढ़ी है और किस तरीके से राज्य सरकारों के साथ और अधिक कोऑर्डिनेशन किया जाएगा और 3 मई को लॉकडाउन को लेकर क्या फैसला लिया जाएगा या क्या सभी मुख्यमंत्रियों की तरफ से सुझाव आते हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना वक्तव्य इन मुख्यमंत्रियों के सामने रखेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु तमाम जानकारी के लिए आपका। हिमांशु हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे इस बैठक के बारे में, जिसको अब जारी हुए तकरीबन 1 से भी ज्यादा घंटा हो चुका है और सभी मुख्यमंत्री अपनी बात रख रहे हैं, जिसको लेकर समीक्षा की जाएगी लॉकडाउन की। लॉकडाउन हटाने को लेकर क्या योजना है या फिर कितनी राहत दी जा सकती है, कितनी सख्ती बरती जा सकती है, कहां पर किस राज्य में कोरोना के कितने मामले बढ़ रहे हैं, ये तमाम आंकड़े मुख्यमंत्री पेश करेंगे और उसके बाद लॉकडाउन और उसकी स्थिति पर फैसला लिया जाएगा। चरणबद्ध तरीके से हटाया जाएगा लॉकडाउन, इसको लेकर भी रायशुमारी की जा रही है। तो लगातार ये मांग कोटा के छात्र उठा रहे हैं कि बिहार की सरकार भी उनकी सुध ले, उन्हें वापस बुलाए सरकारी बसों के जरिए या फिर उनके लिए कोई ऐसा इंतजाम करे कि जल्द से जल्द वो अपने घर वापस लौट सके। इसी पर देखिए हमारे संवाददाता सुजीत झा की ये रिपोर्ट। 3 मई के बाद लॉकडाउन जारी रहेगा या इसमें ढील दी जाएगी, इस पर बिहार सरकार का फैसला पूरी तरह से केंद्र के फैसले पर ही निर्भर रहेगा। लेकिन बिहार की समस्या दूसरी है। बिहार की समस्या ये है कि अगर लॉकडाउन खत्म होता है, चाहे वो 3 को हो या फिर बाद में हो, तो काफी संख्या में लोग बिहार आएंगे। खासतौर पर जो मजदूर फंसे हुए हैं, छात्र फंसे हुए हैं। केवल 25 लाख मजदूरों ने तो कॉल करके बताया है कि वो फंसे हुए हैं, लाखों छात्र हैं। तो ऐसे में इतनी भारी संख्या में लोग अगर आते हैं बिहार अचानक एक साथ, तो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं यहाँ की ऐसी नहीं है। सबको पता है कि क्या स्थिति है यहाँ पर। तो राज्य सरकार केंद्र से स्वास्थ्य व्यवस्था बढ़ाने को लेकर मांग करेगी और ये भी कहा जाएगा कि टेस्ट सेंटर बढ़ाया जाए। अभी 6 सेंटर काम कर रहे हैं, यहाँ पर 6 लैब काम कर रहे हैं बिहार में। 17,000 से ज़्यादा लोगों के टेस्ट किए जा चुके हैं, लेकिन ये संख्या काफ़ी कम है।
12 करोड़ की आबादी में अगर 25 लाख लोग बाहर फंसे हुए हैं, उसके 50% लोग भी बिहार आते हैं, तो इसकी संख्या 10 से 15 लाख के करीब में होगी। इतनी भारी संख्या में लोगों के टेस्ट के लिए हर एक जिले में एक लैब होना बेहद जरूरी होगा। सरकार इसकी मांग करेगी। साथ में ये भी कहा जाएगा कि वेंटिलेटरों की संख्या भी बढ़ाई जाए बिहार में, ताकि जिसको जरूरत पड़े उसे उपलब्ध कराई जाए। ये तमाम चीजें हैं। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना की रफ्तार परेशान करने वाली है। कल कोरोना के 293 मरीज सामने आए। दिल्ली में कोरोना के मरीजों की संख्या करीब 3000 पहुंच गई है। हालांकि इस बीच राहत की बात यह है कि दिल्ली में कोरोना के मरीज बाकी राज्यों की तुलना में तेजी से ठीक भी हो रहे हैं। कोरोना का रिकवरी रेट दिल्ली में सबसे ज्यादा है। सोशल डिस्टेंसिंग को आईना दिखाते हुए भीड़भाड़ की तस्वीरें दिल्ली के ओखला मंडी की है। वीडियो आज सुबह का है। ये हाल तब है जब दिल्ली के सभी जिले कोरोना से हॉटस्पॉट है। हालांकि बंगाली मार्केट की ये तस्वीरें बताती हैं कि लॉकडाउन को लेकर सख्ती भी बरती जा रही है। सोमवार की सुबह गाड़ियों की ये भीड़ दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर अटक गई। यहाँ चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। गाजियाबाद से दिल्ली जाने वालों के लिए नियम में कुछ ढील दी गई है। गाजियाबाद से दिल्ली जाने वाले केंद्रीय और दिल्ली सरकार के कर्मचारियों को सुबह 9 बजे ही गाजियाबाद की सीमा पार कर दिल्ली में एंट्री लेने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे लोग शाम को 6 बजे के बाद ही गाजियाबाद लौट सकेंगे। सबके पास ई पास जरूरी होगा। गाजियाबाद प्रशासन ने एक नई एडवाइजरी जारी की है। उसके मद्देनजर यहाँ पर तमाम पुलिसकर्मी जो हैं, जो भी गाड़ियाँ यहाँ से गुजर रही हैं उसकी चेकिंग कर रहे हैं। जो लोग जा रहे हैं उनके पासेस को चेक किया जा रहा है। दरअसल गाजियाबाद प्रशासन ने एक नई एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी के मद्देनजर जो लोग गाजियाबाद में रहते हैं और रोजाना दिल्ली जाते हैं काम करने के लिए, वो सरकारी एम्प्लॉय हैं, केंद्र और दिल्ली सरकार में काम करते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये एडवाइजरी है कि वो सुबह 9 बजे से पहले ही सीमा को पार कर जाए और शाम 6 बजे के बाद ही उनकी वापस एंट्री यहाँ पर होगी। चिंता की बात यह है कि दिल्ली में कोरोना लगातार स्वास्थ्य कर्मियों को अपना निशाना बना रहा है। रोहिणी के अंबेडकर अस्पताल के 32 चिकित्सा कर्मियों के कोविड-19 पॉजिटिव आने की खबर है। इसमें डॉक्टर और नर्स भी शामिल हैं। रोटरी कैंसर अस्पताल की एक नर्स और उनके 2 बच्चे भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। रजौरी गार्डन के एक नर्सिंग होम के स्टाफ को भी कोरोना ने जकड़ लिया है। इसके बाद नर्सिंग होम को बंद कर दिया गया है। सभी स्टाफ को क्वारंटाइन में रखा गया है। दिल्ली में कोरोना के ग्राफ पर नजर डालें तो कल 293 नए मामले सामने आए। इसके साथ कुल मरीजों की संख्या 2918 पर पहुंच गई है। अच्छी बात यह है कि पिछले 24 घंटों में 8 मरीज ठीक हो चुके हैं। एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है। कोरोना को लेकर दिल्ली का रिकवरी रिकॉर्ड भी राष्ट्रीय रिकॉर्ड से बेहतर है। दिल्ली का रिकवरी रेट 30% है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह 22% है। यही वजह है कि दिल्ली अभी लॉकडाउन को लेकर सख्ती जारी रखना चाहती है। दिल्ली से मनोरंजन कुमार के साथ गाजियाबाद से अनुज मिश्रा, आज तक। सीएम पीएम के साथ बैठक में सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि अमित शाह ने कई बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने ये कहा है कि जहां जहां लॉकडाउन भंग की घटनाएं हो रही हैं, तुरंत उसे रोकने का प्रयास करें और एक्शन लें। अमित शाह ने कहा कि दुनिया में 2 लाख से ज्यादा लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई है। उसके अपेक्षा भारत की स्थिति बेहतर है, लेकिन ये लड़ाई लंबी है, इसलिए धैर्यपूर्वक इसमें लड़ना होगा। शाह के मुताबिक लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करना होगा। सावधानी पूर्वक ट्रेड और इंडस्ट्री को छूट देनी होगी, यानी कि फेज वाइज राहत दी जाएगी। पीएम के जान भी जहान भी के मार्गदर्शन पर सबको आगे बढ़ना होगा। तो दूसरे दुनिया के जो देश हैं उनकी तुलना में भारत की हालत बेहतर है, लेकिन सवाल ये कि जहां पर लॉकडाउन तोड़ने की घटनाएं सामने आई हैं, उसे रोकने के फौरन प्रयास होने चाहिए। दिल्ली कोरोना का हॉटस्पॉट है, इसीलिए दिल्ली से सटे बॉर्डर को सील किया जा रहा है। यूपी के बाद अब हरियाणा सरकार ने भी सख्ती कर दी है। दिल्ली से फरीदाबाद जाने वालों को बदरपुर बॉर्डर से ही वापस भेजा जा रहा है। दिल्ली से आने वालों को फरीदाबाद में एंट्री से रोका जा रहा है। इससे पहले गाजियाबाद, नोएडा के बॉर्डर्स भी इसी तरह से सील हुए थे, लेकिन अब हरियाणा सरकार ने भी इस दिशा में कदम उठा दिए हैं।
एक राज्य से दूसरे राज्य में कोरोना संक्रमण किसी भी तरीके से न फैले, इसके लिए बॉर्डर एरिया को पूरी तरीके से आज और सील किया गया है। मैं इस वक्त हरियाणा दिल्ली बॉर्डर पर मौजूद हूँ। बदरपुर बॉर्डर को आप देख रहे हैं कि पूरी तरीके से पुलिस ने यहाँ पर सील किया हुआ है और हर एक व्यक्ति की छानबीन की जा रही है। यहाँ आप दूर तक देख सकते हैं कि किस तरीके से लंबा जाम लगा हुआ है। जिन लोगों के पास वैलिड पास मौजूद नहीं है उनको जाने नहीं दिया जा रहा है। स्थिति साफ है कि हरियाणा पुलिस ने ये कह दिया है कि हर एक व्यक्ति के पास जिला प्रशासन का पास होना चाहिए, उसी को जाने दिया जा रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हर एक व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है, उनके पास की चेकिंग की जा रही है। जिन लोगों के पास इस वक्त ऑन ड्यूटी गवर्नमेंट पास की जानकारी मिल रही है, उनको ये कहा जा रहा है कि जो लोग जिस जिले में हैं वहीं पर रहें। जिनके पास ऐसे पास मौजूद नहीं है उनको वापस सीधे भेज दिया जा रहा है। यहाँ पर कार्रवाई पुलिस की तरफ से पूरी तरीके से की जा रही है। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके के कदम उठाए जा रहे हैं। सर, कैसे कदम आप लोग उठा रहे हैं और क्या यहाँ से अब किसी को जाने नहीं दिया जाएगा? देखो जी, ऊपर से सरकार के आदेश है, हमारे सीपी साहब का आदेश है। हम अपने परिवार को छोड़े बैठे हैं और सीपी साहब के सख्त आदेश है। पहले समझाओ, अगर जो नहीं मानता है उसके खिलाफ कार्य होगा। अब ये आदेश ये चल रहे हैं। और अब गुजरात का रुख करेंगे क्योंकि भारत में पहली बार कोरोना से किसी बड़े नेता की यहां पर मौत हुई है। गुजरात में कांग्रेस के पार्षद बदरुद्दीन शेख की कोरोना ने जान ले ली। गुजरात में जिस तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं वो बेहद चिंताजनक है। महाराष्ट्र सरकार के आवास मंत्री जितेंद्र अवहाड, गुजरात में कांग्रेस विधायक इमरान खेड़ावाला, अहमदाबाद में कांग्रेस पार्षद बदरुद्दीन शेख, ये सभी वो नेता हैं जो कोरोना की जद में है। बुरी खबर यह है कि इसमें से बदरुद्दीन शेख कोरोना की जंग हार गए। 8 दिन से अहमदाबाद के एसवीपी अस्पताल में भर्ती गुजरात कांग्रेस के दिग्गज नेता और पार्षद बदरुद्दीन शेख की सांसें वायरस ने छीन ली। 15 अप्रैल को कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 2 दिन बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई, फिर उन्हें वेंटिलेटर पर ले जाना पड़ा। कांग्रेस नेताओं के बीच बदरू भाई के नाम से जाने जाने वाले बदरुद्दीन शेख कद्दावर नेता थे। वो करीब 40 साल से सियासत में थे। अहमदाबाद के बहरामपुर से पार्षद थे। वो अहमदाबाद नगर निगम में विपक्ष के नेता भी रह चुके थे। अमदावाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में पूर्व विरोध पक्षना नेता અને એક સાચા જનસેવક, એક સંનિષ્ઠ કોંગ્રેસી બદરુદ્દીનભાઈ શેખના અવસાનના સમાચારથી આપણે સૌ વ્યથિત છીએ। એક સાચો જનસેવક કેવો હોય એ જોવું હોય તો બદરુદ્દીનભાઈનું જીવન જોવું પડે। મેં બહુ નજીકથી એમની રાજકીય કારકિર્દી જોઈ છે। 40 વર્ષથી જેઓ ત્યારે યુવક કોંગ્રેસમાં સક્રિય હતા ત્યારથી એક નિકટનો નાતો એમના સાથે રહ્યો છે। इससे पहले कांग्रेस के विधायक इमरान खेड़ावाला भी कोरोना के घेरे में आए। रिपोर्ट से पहले वो मुख्यमंत्री की बैठक में भी शामिल हुए थे, जिसके बाद सीएम विजय रूपाणी को भी एहतियातन टेस्ट कराना पड़ा। अहमदाबाद के बेरहमपुरा कोरोना हॉटस्पॉट है। यहाँ तेजी से कोरोना फैला। बदरुद्दीन शेख लोगों के बीच काम कर रहे थे, तभी संक्रमित हो गए। बदरुद्दीन शेख की मौत पर राहुल गांधी ने ट्वीट करके दुख जताया। कांग्रेस में कोरोना के मामले तेजी से बढ़े। महाराष्ट्र के बाद गुजरात में ही सबसे ज्यादा संक्रमित है। गुजरात में कोरोना के आंकड़े 3000 के पार पहुंच गए, जिनमें 2000 से ज्यादा केस अहमदाबाद के ही हैं। 24 घंटे में ही 230 नए मामले सामने आए, जिनमें 178 सिर्फ अहमदाबाद में बढ़े। गुजरात में कोरोना अब तक 151 लोगों की जान ले चुका है। इनमें 104 मौतें तो अहमदाबाद में हुई हैं। 24 घंटे में यहाँ 18 लोगों की जान गई, सभी अहमदाबाद से ही है। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। निजामुद्दीन के मरकज मामले के मुख्य आरोपी तबलीगी जमात के मुखिया मौलाना साद की आज पुलिस के सामने पेशी हो सकती है। पुलिस को मौलाना साद की कोरोना रिपोर्ट का इंतजार था, लेकिन मौलाना के वकील के मुताबिक ये रिपोर्ट नेगेटिव है। 1 महीने बाद मौलाना का सच से होगा सामना। कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव, आज मौलाना की पेशी पॉजिटिव। आज पुलिस के सवाल, मौलाना साद के जवाब। कोरोना टेस्ट के नाम पर दिल्ली पुलिस की जांच से बचने की रणनीति आखिरकार कब तक काम आती? मौलाना को बताना ही पड़ा कि उसकी रिपोर्ट नेगेटिव है और माना जा रहा है कि आज ही दिल्ली पुलिस से उसका साक्षात्कार होगा। अब सवाल सिर्फ ये है कि मौलाना खुद दिल्ली पुलिस के पास पहुंचेगा या पुलिस उसके दरवाजे पर दस्तक देगी। दोनों सूरत में पुलिस के सवालों की कुछ ऐसी लिस्ट मौलाना के इंतजार में होगी।
लॉकडाउन के बावजूद मरकज में हजारों की भीड़ क्यों जमा की? लोगों को क्यों उकसाया कि उन्हें कोरोना से कोई खतरा नहीं? टूरिस्ट वीजा के नाम पर आए विदेशियों की धार्मिक गतिविधियों में मौलाना की क्या भूमिका है? जनता कर्फ्यू के बाद वो कहां छिपा रहा? हालांकि मौलाना की माने तो पुलिस समेत बाकी एजेंसियों को पता था कि वो कहां है। आज तक कोई ईमेल से दिए गए इंटरव्यू में उसने दावा किया था कि पुलिस उसका ठिकाना जानती है। आप कहां हैं? जांच एजेंसियों को मेरी लोकेशन के बारे में पता है। क्राइम ब्रांच ने मुझे 2 नोटिस भेजे हैं। हमने दोनों नोटिस के जवाब दिए हैं। मौलाना ने सोचा होगा कि जब तक कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव नहीं बताई जाएगी तब तक पुलिस भी उस पर हाथ डालने से बचेगी, जबकि उसका बेटा तो आज तक को पहले ही बता चुका था कि पिता को कोरोना नहीं है। नमस्कार जनाब। ये आपके फादर कैसे हैं अभी मौलाना साहब? हाँ जी ठीक है। आप कौन बात कर रहे हैं? तो मतलब अभी उनको कोई कोरोना तो नहीं है ना? नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं। मरकज चीफ मौलाना मोहम्मद साद अब तक क्राइम ब्रांच के सामने तो नहीं आया, लेकिन उसकी तरफ से कई बयान जरूर जारी किए गए। अब उसकी वकीलों की माने तो उसका कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया है। ऐसे में ये सवाल उठ खड़ा हुआ है कि क्या अब मौलाना साद क्राइम ब्रांच के सामने पेश होगा, या ये भी जांच एजेंसियों को गुमराह करने की महज उसकी चाल है। मौलाना पर विदेशों से गैर इजाजत फंडिंग और हवाला के जरिए पैसे जुटाने के गंभीर आरोप भी लगे हैं। अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।